हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 7 नवंबर 2020 और 7 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय शतवादनम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय शतवादनम कार्यक्रम की वर्चुअली शुरुआत की। इसका आयोजन मेधसानी मोहन ने किया। अवधानम यह साहित्यिक प्रदर्शन है जो प्राचीन भारत में सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ और तेलुगु और एवं कन्नड़ कवियों द्वारा पुनर्जीवित किया गया। इसमें विशिष्ट विषयों, छंदों, शैलियों का उपयोग करके आंशिक काव्य सुधार किया गया। यह प्रश्नमाला की संख्या के साथ आयोजित किया गया जो 8 अष्टवादनम या 100 शतवादनम हो सकती है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के मुख्य फैक्ट क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को क्या याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो शतवादनम कार्यक्रम है, अगर इसकी आपकी शुरुआत की बात करें तो इसका शुभारंभ कर दिया गया। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है आपके उपराष्ट्रपति ने। और उपराष्ट्रपति की जब बात आती है तो वो कौन है? ये आपके हैं वेंकैया नायडू। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब अगर इसकी आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो है ये मेधसानी मोहन ने किया। किसने किया? मेधसानी मोहन ने किया। शुभारंभ की बात करें तो किसने किया? उपराष्ट्रपति ने किया। लेकिन जब यहीं पे आयोजन की बात होगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेधसानी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शतवादनम कार्यक्रम में इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें कुल मिला के आप लोगों को इतना याद रखना है कि इसमें यह साहित्यिक प्रदर्शन होगा। साहित्यिक से तात्पर्य यहाँ पे कल्चर से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, जो भारत में संस्कृत साहित्यिक प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ, यानी कि तेलुगु और कन्नड़ कवियों द्वारा पुनर्जीवित किया गया। यानी कुल मिला के आप लोगों को इतना याद रखना है कि ये कैसा होगा? तेलुगु और कन्नड़ कवियों के द्वारा ये पुनर्जीवित किया गया था। अच्छा, इसमें और क्या होगा कि छंदों, शैलियों उपयोग करके आंशिक काव्य का सुधार किया जाएगा, ठीक है। और अगर यहीं पे बात करते हैं तो यह प्रश्नमाला की संख्या के साथ आयोजित होगा जो 8 का मतलब यहाँ पे अष्टवादनम है और 100 का मतलब शतवादनम है। तो ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो कुल मिला के आप लोगों को आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसमें क्वेश्चन आपसे इतना पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतवादनम कार्यक्रम है, ये किसने शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पे पूछ लेता है कि इसका आयोजन की बात करेगा तो मेधसानी मोहन हो जाएगा। और अगर शुभारंभ की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे इसके आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा? तेलुगु और कन्नड़ द्वारा जो आपके साहित्यिक हैं प्रदर्शन, उन सभी को क्या करेगा? उन सभी को ये सुधार के तौर पे या उनको साथ में काम करेगा। अच्छा, इसके बाद में ये देखो यहाँ पे क्या है, और ये अगर शुरुआत किया गया तो वर्चुअली शुरुआत किया गया। मैंने आपको पहले कई बार मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई है कि कोविड-19 के कारण जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो सब वर्चुअली हो रहे हैं। वर्चुअली से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ऑनलाइन हो रहे हैं वहाँ पे केवल, ठीक है। ये आप लोगों को देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। अच्छा, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए.के. गुप्ता ने ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO का पदभार संभाला। ए.के. गुप्ता ONGC विदेश लिमिटेड OVL के प्रबंधक निदेशक और CEO पदभार संभाल लिया है। इससे पहले वह ONGC के विदेश के निदेशक परिचालन थे। उन्होंने 1984 में ONGC के साथ स्नातक प्रशिक्षार्थी करियर शुरू किया और एशिया प्रशांत में म्यांमार, वियतनाम, लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील, कोलंबिया और वेनेजुला जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में ONGC परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहीं पे अगर बात करते हैं, OVL क्या है? ये एक तरीके की भारत की अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी और राष्ट्रीय तेल कंपनी, गैस कंपनी ONGC की विदेशी शाखा है। अब देखो इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि ONGC के विदेश लिमिटेड के जो MD है और CEO, अगर यहीं पे बात करते हैं तो इन किसको बना दिया गया? ए.के. गुप्ता को यहाँ पे बना दिया गया, ठीक है। यह बात आप लोगों को याद रखनी है। कौन बना दिए गए? ए.के. गुप्ता। ये आपको फिगर में, फोटो में आपको दिख रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर बात करते हैं इनके करियर की बात करते हैं तो इन्होंने 1984 में ONGC के करियर में शुरुआत किया था। और अगर यहीं पे बात करें तो ये अमेरिका हो गया, अमेरिका का ब्राज़ील हो, कोलंबिया हो गया, वेनेजुला हो गया, यहाँ पे क्या इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया हुआ है।
ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि OBL, जब OBL की बात होती है तो यहाँ पे ये भी पता आप लोग पता होगा कि पेट्रोलियम कंपनी और राष्ट्रीय तेल कंपनी है जो क्या करी, एक विदेशी शाखा है। ONGC की जब बात होती है तो एक तरीके की ये विदेशी यानी कि क्या इसका ब्रांचेस है। ठीक है, तो यानी कि ONGC की विदेश लिमिटेड के MD कौन बना दिए गए, तो आप लोगों को याद रखना AK गुप्ता हो जाएगा और ये इसके CEO भी आपके यही हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास ने 40वीं सार्क फाइनेंस गवर्नर बैठक की अध्यक्षता की। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 40वें सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप हेतु सार्क सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट की अध्यक्षता के उद्घाटन किया। बैठक में सार्क देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर ने भाग लिया। सार्क के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर को वित्त सचिवों का नेटवर्क है और RBI सार्क फाइनेंस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय डेवलपमेंट सार्क अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान। और अब देखो इसकी बात करते हैं इसके मुख्य फैक्ट की क्या है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो अभी हाल ही में 40वीं सार्क फाइनेंस की बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की है, तो वो अध्यक्षता की है आपके शक्तिकांत दास ने, जो क्या है आपके RBI के गवर्नर हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, यानी कि समझ में आ गया नहीं। अभी 40वीं सार्क फाइनेंस जो बैठक हुई है वो किसने किया हुआ, तो ये हो जाएगा आपके शक्तिकांत दास, वो क्या है RBI के गवर्नर हैं। इसके बाद में अगर बात करते हैं सार्क की, तो सार्क में आप लोगों को याद रखना कि कौन कौन से देश शामिल हैं। जब सार्क की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा आपका, अफगानिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे संगठन की बात हो रही है तो अफगानिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये क्या है इसके सभी देश हैं जो एक तरीके से संगठन के रूप में काम करते हैं। और समझ में आ गया। तो बैठक में क्या हुआ, सार्क देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने भाग लिया, यानी कि जो इसके केंद्रीय गवर्नर थे उन सभी ने क्या इसमें बैठक में भाग लिया। और कौन सी बैठक हुई है, तो 40वीं सार्क फाइनेंस बैठक हुई है। इसकी अभी हाल ही में अध्यक्षता किसने की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शक्तिकांत दास हो जाएंगे, जो RBI के क्या है गवर्नर है। क्योंकि सभी देशों के जो भी देश है उन सभी के जो गवर्नर थे उन्हीं के साथ में ये बैठक शुरू हुई है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता की है। इसका आयोजन वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष द्वारा किया गया है। यह गोल्डमैन सम्मेलन प्रमुख वैश्विक संस्थागत निवेशकों, शक्तिशाली उद्योगपतियों और सरकार द्वारा वित्तीय बाजार नियामकों के उच्चतम निर्णायकों के बीच में एक विशेष संबंध है। यह अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, पश्चिम एशिया, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे प्रमुख देशों में भागीदारी की साक्षी बनेगा। अब देखो इस क्वेश्चन की मुख्य फैक्ट की बात भी कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि अगर यहाँ पे बात करें ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल, अभी क्या है ये एक वर्चुअल एक मीटिंग हुई है, तो इसको आखिर संबोधित किसने किया है, तो वो संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अच्छा इसके बाद में इसका अगर आयोजन की बात करें, इसकी आयोजन की बात करें इसका आयोजन किसने किया, तो ये वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष के द्वारा ये क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था, तो अगर इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो वैश्विक संस्थागत निवेशकों, शक्तिशाली उद्योगपतियों और सरकार द्वारा वित्तीय बाजार नियमों के उच्चतम निर्णायकों के बीच एक विशेष संवाद था। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हो रहा है कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और जितने बड़े क्या आपके बाजार हैं उन सभी नियामकों को एक तरीके से विशेष संवाद के रूप में जोड़ दिया गया था। ठीक है, और इसका आयोजन किसने किया, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, वित्त मंत्रालय हो जाएगा। और वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय निवेशक एवं संरचना कोष द्वारा इसका किया गया। ठीक है, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल को अभी हाल ही में किसने संबोधित किया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा वर्चुअली, मैंने आपको कई बार बताया कि वर्चुअल का मतलब यहाँ पे क्या है, एक तरीके से वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। आभासी का मतलब कि आमने सामने तो होंगे लेकिन वो कहीं दूर होंगे। जैसे लैपटॉप पे आप लोग ऑनलाइन कॉलिंग वीडियो कॉल करते हो तो क्या होता है, वो कहीं और होता है और आप यहाँ बैठे होते, तो वही आपका वर्चुअली होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अध्यादेश 2020 लागू किया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन करते हुए मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन का अध्यादेश 2020 लागू कर दिया है। नया अध्यादेश सभी हितधारकों को समान अवसर सुनिश्चित करेगा ताकि वे बिना शर्त धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या अन्य से प्रेरित पंचायती अधिनियम के प्रवर्तन के स्थगन को प्रयास कर सकें। इसके माध्यम से धारा 36 में संशोधन किया गया और यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की 8वीं अनुसूची को समाप्त करता है। देखो, अब अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि मध्यस्थता एवं सुलह जो संशोधन अध्यादेश है ये आपका क्या हो गया है, लागू हो गया है। और ये लागू किसने किया है, तो ये किया है राष्ट्रपति ने। अब अगर यहीं पे राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद यहाँ इंडिया के क्या है राष्ट्रपति। इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन को अध्यादेश 2020 को लागू कर दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या बात करते हैं कि मध्यस्थता का मतलब यहाँ पे जो बीच में होता है और सुलह का मतलब क्या होता है, किसी चीज का संशोधन कराने वाला। ठीक है, इसको अध्यादेश को क्या अभी लागू कर दिया गया है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि ये क्या करेगा, क्योंकि ये देखो नया अध्यादेश सभी हितधारकों को समान अवसर सुनिश्चित करेगा ताकि वे बिना शर्त धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार अन्य से प्रेरित पंचायती नियम के पालन को स्थगन कर सके। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो था इसमें ये कब ये अधिनियम कौन सा था, 1996 आपका अधिनियम था, लेकिन इसको संशोधन करके अभी 2020 संशोधन लागू कर दिया गया। तो कुल मिला के क्या याद रखना है कि ये इसका है 24 साल बाद, कितना 24 ईयर वर्ष बाद क्या इसका संशोधन कर दिया गया है और ये अब लागू किया गया है 2020 में। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे देखते हैं। इसके माध्यम से धारा 36 यानी कि धारा की बात हो रही 36 संशोधन किया गया है। ये क्या करेगा, 1996 की 8वीं अनुसूची को समाप्त करता है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपसे क्या पूछा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं कि अभी हाल ही में मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अध्यादेश किसने जारी किया है, तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद है। ठीक है, और ये कौन सा अधिनियम था, तो 1996 अधिनियम था जो अब 2020 में लागू हो गया। तो कुल मिला के आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि कितने वर्षों बाद इसको लागू किया गया, तो ये 24 साल बाद इसको लागू किया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ने नई सुविधा डिसअपीयरिंग मैसेज की घोषणा की। व्हाट्सएप ने आधिकारिक तौर पर डिसअपीयरिंग मैसेज या एमआरएल मैसेज नामक नई सुविधा घोषणा की है जो दुनिया भर में नवंबर तक अंत तक उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। एमआरएल मैसेज, एमआरएल का अर्थ होता है जो केवल कुछ समय के लिए रहता है। यह मल्टीमीडिया संदेश को मोबाइल से मोबाइल ट्रांसमिशन है जो संदेश देने के बाद प्राप्तकर्ता की स्क्रीन से अपने आप गायब हो जाता है। इनक्रिप्टेड मैसेज ऐप जैसे टेलीग्राम, सिग्नल, वायर पहले इसका उपयोग कर सके। अब देखो इसकी मुख्य फैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे व्हाट्सएप की बात हो रही है। ठीक है, तो जब व्हाट्सएप की बात हो रही है तो व्हाट्सएप ने एक नई सुविधा को लॉन्च किया है। वो सुविधा कौन सी है, डिसअपीयरिंग मैसेज। अब देखो जरा समझ लेते हैं डिसअपीयरिंग मैसेज क्या होते हैं। जैसे सपोज इट क्या होता है कि आप लोगों ने किसी मैसेज को भेजा, किसी के पास कोई मैसेज भेजा और मैसेज भेजने पे दौरान क्या होता है कि वो मैसेज ऑलरेडी हमेशा के लिए पड़ा रहता है। तो अगर आप यहाँ से ये क्या नाम यहाँ से मैसेज डिसअपीयरिंग मैसेज अगर करते हैं तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो मैसेज रहेगा। जैसे आप ईमेल करते हैं तो ईमेल अगर कोई ईमेल स्पैम में चला जाता है तो वो क्या होता है कि वो अपने आप 24 घंटे या 72 घंटे के बाद ऑटोमेटिक डिलीट होता रहता है। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या होता है वो डिलीट। इसी तरीके से आपने व्हाट्सएप ने ये सुविधा भी लॉन्च कर दी है और ये क्या है पूरी दुनिया में नवंबर के अंत तक क्या हो जाएगा, इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे पहले ये जो सुविधा है ये टेलीग्राम, सिग्नल, वायर जैसे इसका उपयोग करते हैं। पहले की अगर बात करें तो जब आप आ जाएगा तो अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करके कुछ ऐसा कुछ बनेगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो डिसअपीयरिंग मैसेज की सुविधा अभी किसने हाल ही में लॉन्च की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डिसअपीयरिंग क्या हो, एक तरीके से जो स्पैम मैसेज होता है वही के तरीके काम करेगा ये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIVV ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु समिति गठित की है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MIV ने भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु समिति गठित की है। समिति के अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति प्रसार भारती के CEO हैं और अन्य सदस्य की बात करें सलभ IIT कानपुर के हैं, राजकुमार उपाध्याय C. हैं, पुलक घोष डिसीजन साइंस सेंटर के पॉलिसी में काम किया। अब देखो अगर इसकी बात करते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर ये समिति गठित क्यों की गई है, पहले तो ये जान लेते हैं। इसके बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो समिति की गठित इसलिए किया गया क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी टेलीविजन है, टेलीविजन रेटिंग एजेंसी, यानी कि अगर हम बात किसकी करें, टेलीविजन रेटिंग एजेंसी की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे क्या हुआ देखा होगा, अभी कई सारे न्यूज चैनलों ने टीआरपी में घपला किया हुआ है, तो उसी को देख रेख करने के लिए क्या एक आपकी समिति का गठन हुआ है। वो समिति का नाम क्या है, टेलीविजन रेटिंग एजेंसी। ये एक समिति का गठन अभी हाल ही में किया गया है, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत क्या किया गया, ये इसकी शुरुआत की गई है। तो MIB की बात यहाँ पे हो रही, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इसका मतलब हो जाएगा, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने क्या किया अभी हाल ही में, टेलीविजन रेटिंग एजेंसी की समीक्षा है तो एक समिति की गठन की है। अच्छा, इसके बाद में क्या है, अगर इसके समिति के अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो समिति के अध्यक्ष कौन है, शशि शेखर वेम्पति इसके क्या है, तो इसके अध्यक्ष है। और ये प्रसार भारती के क्या है, प्रसार भारती के CEO भी हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना। अब यहीं पे अन्य सदस्य की बात करें तो सलभ हो जाएंगे IIT कानपुर से, और राजकुमार उपाध्याय C. के हो जाएंगे, और इसके बाद में पुलक घोष डिसीजन साइंस सेंटर फॉर पब्लिक के ये क्या हो जाएंगे, इसके सदस्य हो जाएंगे। तो ये भी आप लोगों को बात याद रखनी है। देखो आप लोगों को मैं कई बार इस बात को बता चुका हूँ कि आप लोगों को अगर कोई किसी भी तरीके से डाउट लगता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या आप इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की बात थी, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। MIV ने क्या किया, अभी हाल ही में टेलीविजन एजेंसी का क्या किया है, एक समिति का गठन किया। उसके अध्यक्ष कौन है, शशि शेखर वेम्पति इसके सदस्य हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड प्रदान किया। अब देखो इसकी फैक्ट की बात कर लेते क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वर्चुअल कार्यक्रम में गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड GYTA प्रदान किया। GYTA में 2 पुरस्कार शामिल हैं, स्टूडेंट इनोवेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एप्लीकेशन गांधीयन यंग टेक्निकल अवार्ड यानी कि सितारे GYTI, सोसाइटी फॉर एंड इनिशिएटिव सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनोवेशन SRISTI GYTI, ये क्या किया गया, अभी इसकी हाल ही में ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। अगर इसकी बात करें GYTI के तहत 14 पुरस्कार, 11 सराहना और SYT के साथ पुरस्कार दिए गए। अब इसके मुख्य फैक्ट की बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये अभी हाल ही में किसने प्रदान किया है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि हर्षवर्धन ने ये क्या किया, इनका अभी अवार्ड प्रदान किए। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि हर्षवर्धन कौन है, तो ये आपके कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड आपका क्या है, दिया है। और अगर इसका शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, GYTA इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं, जो गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड है, इसमें कुल मिला के 2 पुरस्कार शामिल हैं। कितने पुरस्कार, 2 पुरस्कार शामिल हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, सितारे हो जाएगा GYTI, और दूसरा क्या हो जाएगा, षष्ठी GYTI पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं तो कुल मिला के इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके 14 पुरस्कार शामिल हैं और 11 सराहना पुरस्कार यहाँ पे शामिल हैं। लेकिन जब इसकी बात करते हैं तो इसमें आपके 7 पुरस्कार और कितने 16 सराहनीय पुरस्कार भी यहाँ पे शामिल किए गए। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड अभी हाल ही में किसने प्रदान किया, तो वो प्रदान किए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने। ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बाद में 2 प्रकार के यहाँ पे पुरस्कार शामिल थे, उन सभी को मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IACG
नरवाने को जनरल मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने को काठमांडू में एक विशेष समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। 1950 में हुई परंपरा दोनों सेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। राष्ट्रपति द्वारा जनरल नरवाने को एक तलवार, प्रतीक चिन्ह और सम्मान आदेश प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। अब देखते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि जो आपके नरवाने हैं, ठीक है, नरवाने यानी कि प्रमुख सेना प्रमुख हैं, ये जनरल कौन है, प्रमुख सेना प्रमुख है, इनको अभी में मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जब यहाँ पे मानद उपाधि की बात हो रही तो आप लोगों को ये याद रखना कि आखिर ये किसने प्रदान किया है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, नेपाल की राष्ट्रपति जो विद्या देवी भंडारी नेपाली राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया, अभी इनको जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया। किसको, ये आपके नरवाने हैं, नरवाने को यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये रैंक से आपको दिया गया है। इसके बाद में 1950 में शुरू हुई परंपरा दोनों सेनाओं के बीच में एक मजबूत संबंध को दर्शाती है और इस योजना की जो शुरुआत है ये 1950 में हुई थी। ये क्या करती, दोनों सेनाओं के बीच में मजबूत संबंध को दर्शाती है, यानी कि एक सॉलिड रिलेशनशिप के रूप में यहाँ पे काम करती है। यहीं पे अगर बात करते हैं, इनको क्या क्या प्रदान किया गया, राष्ट्रपति द्वारा जनरल नरवणे को एक तलवार भेंट की गई है, ठीक है, और एक प्रतीक चिन्ह और एक सम्मान आदेश प्रमाण पत्र यहाँ पे उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। और क्या इसके आंसर हो जाएगा कि नेपाल की जो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया, अभी जो भारत के नरवाने हैं इनको क्या किया है कि मानद उपाधि से सम्मानित किया। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीप रथ IDF बोर्ड के लिए चयनित। अब देखो अगर यहीं पे बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पे जरा ध्यान से समझ लेते हैं कि जो IDF है, सबसे पहले नंबर पे समझ लेते हैं कि IDF बोर्ड, तो IDF बोर्ड की जब यहाँ पे बात होती है तो आप लोगों को क्या याद रखना है, IDF बोर्ड क्या है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन इसका पूरा नाम हो जाएगा, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन इसका पूरा नाम हो जाएगा। और इसके लिए क्या है, इनके लिए बोर्ड को चयनित कर लिया, किसको, दिलीप रथ को चयनित कर लिया गया है। ठीक है, देखते हैं जरा। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये कुल मिला के क्या करेगा कि वे भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदस्य सचिव और डेयरी नीति के अर्थशास्त्र स्थायी समिति के सदस्य के रूप में IDF के पिछले 10 वर्षों से कार्यक्रम में जुड़े हुए, मतलब पिछले 10 वर्षों से ये इसमें क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने IDF वर्ल्ड डेयरी समिट में डेयरी घोषणा पर हस्ताक्षर किए, करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल मिला के आप लोगों को याद रखना है कि IDF बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनको कौन बना दिया, दिलीप रथ बना दिया, पिछले 10 सालों से इस IDF के तहत में काम कर रहे थे। ठीक है, तो IDF का मतलब क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश लक्ष्मी नारायण HDFC बैंक के नए CIO। देखते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या है। HDFC बैंक ने रमेश लक्ष्मी नारायण को अपने अगले मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में नियुक्त किया है। इसके तत्कालीन CIO मुनीष मित्तल के इस्तीफे के लगभग 4 महीने के बाद यह नियुक्ति हुई है। लक्ष्मी नारायण रेटिंग एजेंसी क्रिसिल संबंधित है, जहां वे मुख्य प्रौद्योगिकी और सूचना अधिकारी के रूप में सेवारत थे। उनके पास कोटक महिंद्रा बैंक, सिटी बैंक और ABN इसरो के बैंक के अनुभव हैं। अब देखते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या हो जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर क्या है, HDFC बैंक के जो नए CIO हैं, ये अभी किसको नियुक्त कर दिया गया है, तो रमेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त कर दिया। ये भी आप लोगों को याद रखना। जब यहाँ पे CIO की बात होती है तो आप लोगों को क्या याद रखना, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, तो वो किसको नियुक्त कर दिया, लक्ष्मी नारायण को अभी हम नियुक्त कर दिया गया है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था, तो मुनीष मित्तल, इससे पहले मुनीष मित्तल थे, इन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे के बाद में 4 महीने के बाद में नियुक्ति हो रही है। ठीक है, तो HDFC के नए CIO यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर अभी हाल ही में कौन नियुक्त कर दिए गए, आंसर क्या हो जाएगा, रमेश लक्ष्मी नारायण। और किन्होंने इस्तीफा दिया, तो मुनीष मित्तल हैं, इन्होंने 4 महीने पहले क्या किया था कि इस्तीफा दिया था। ठीक, अब अगर इसकी बात करते हैं तो लक्ष्मी नारायण रेटिंग एजेंसी जो है क्रिसिल के संबंधित है, जहां पे मुख्य प्रौद्योगिकी और सूचना अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं, यानी कि ये आपका टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के रूप में ये काम पहले कर चुके हैं। अगर यहीं पे बात करते हैं, इनके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो इनके पास कोटक महिंद्रा,
बैंक, सिटी बैंक और ABN एमरो बैंक का अनुभव भी है, यानी कि ये इस बैंक में काम कर चुके हैं। तो आप लोगों को इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन जाएंगे, आप लोगों को याद रखना है। HDFC के नए CIO के रूप में कौन नियुक्त किए गए, रमेश लक्ष्मी नारायण यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। ये आपको फोटो में दिख रहे होंगे, ठीक है। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल नडाल 1000 जीत हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। राफेल नडाल 1000 ओपन एरा एकल जीत प्राप्त करने वाले केवल चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। नडाल ने मौजूदा पेरिस मास्टर में फेलिसियानो लोपेज पर 4-6, 7-6, 6-4 जीत हासिल करने के बाद मील का पत्थर प्राप्त हुआ। इस जीत के साथ वह 1000 जीत करने वाले क्लब में जिमी कॉनर्स 1274, रोजर फेडर 1242 और इवान लेंडर ने 1068 रूप में शामिल किए गए। अब देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे बात हो रही है राफेल नडाल की। तो राफेल नडाल की जब यहाँ पे बात हो रही है, राफेल नडाल ने अभी हाल ही में क्या किया, 1000 जीत हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी वो बन गए। यानी कि इनसे पहले क्या है, 3 लोग और हैं जो 1000 क्या नाम ये खेल चुके हैं, ठीक है, गेम खेल चुके हैं यहाँ पे। अब देखो समझते हैं यहाँ पे इसका मुख्य फैक्ट आप लोगों को क्या याद रखना है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 1000 जीत हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी के रूप में कौन बन गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, राफेल नडाल हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे प्रथम नंबर पे कौन है, तो प्रथम नंबर पे आपको याद क्या रखना है, जिमी कॉनर्स हैं जिन्होंने 1274 मैच खेले हुए हैं। और यहाँ पे रोजर फेडर की यहाँ पे बात हो रही है तो 1242 हो जाएगा। और इवियान लेंटल हैं, इन्होंने 1068 मैच खेले हुए हैं। तो ये क्या है आपका, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या आ रहा है, 1000 जीत हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए कौन, राफेल नडाल। और 3 लोग कौन है ये भी आप लोगों को याद रखना है। पहले नंबर पे जिमी कॉनर्स है, इन्होंने 1274 मैच खेले हुए हैं। रोजर फेडर ने 1242 खेले हैं, जबकि इवान लेंडल ने 1068 मैच यहाँ पे खेले हुए हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स अगर हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया और यूट्यूब हो गया, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जाके फॉलो करना है, जहाँ भी आप यहाँ पर भी आप लोगों को डेली अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। और जिन लोगों को PDF में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग टेलीग्राम के थ्रू PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डलवा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और PDF डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को ये नहीं करना कि PDF डाउनलोड करने के बाद अपने पास रख लिए। रखने से यहाँ पे PDF से मतलब ये है कि आप लोग उससे रिवीजन करिएगा। रिवीजन करने से ये होगा कि आप लोग जो अभी इस वीडियो में देखे हैं, और देखने से क्या होगा, आप लोगों को पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसमें क्या कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो जो साथी इस चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, ताकि और से अधिक लोगों को इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।